विधवा माँ और तीन तीन बहनों से शुभम परेशान हो चुका था, क्योंकि वह उन्हें बोझ समझता था। पिता के मर जाने के बाद ही शुभम और उसकी पत्नी का रवैया अपनी माँ और बहनों की तरफ बदल चुका था। सौम्या यानी शुभम की पत्नी उन्हें बात बात पर ताना मारा करती थी, उन्हें बातें सुनाया करती थी, जिसे अर्चना जी और उनकी बेटियां बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं कि माँ, क्या हमें पूरी ज़िंदगी भाई और भाभी के ताने और बदतमीजियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तब अर्चना जी उन्हें समझाती हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा जिससे बेटे और बहू का रवैया हमारे प्रति बदल जाए। क्या था वह कठोर कदम जो अर्चना जी ने उठाया था? यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप तक पहले ही पहुंचती रहे। शुभम बेशर्मी से अपनी माँ अर्चना जी से बोलते जा रहा था, माँ, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपनी तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। बेटे की बात सुनकर अर्चना जी हैरान जैसी रह गईं। आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और वह भी तीन तीन बड़ी बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर तुम मुझे और अपनी बहनों को घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तभी अर्चना जी की बात सुनकर अंदर से उनकी बहू सौम्या भड़कती हुई बाहर आई। हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव की गवार को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह मैं ही जानती हूँ। अब बिल्कुल नहीं सहूँगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ भी हाई फाई सोसाइटी की हैं। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर भी नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसती रहती हैं, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर जीने दो। बेटा, वैसे भी तुमने हमें पीछे का एक कमरा दिया है। हम तो माँ बेटी वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से तो करते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। फिर अर्चना जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा जी के जाने के बाद एक तुम लोग ही तो अपनी बहनों का सहारा हो, और भूल गए क्या कि तुम्हारे पापा जी के मरते समय तुमने उनसे वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई पूरी करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझे भी तो यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बेच दिया कि मुझे और अपनी बहनों को शहर में रखोगे। इसी वजह से मैं तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दिया कि चलो, उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो घर बचा है और ना ही ज़मीन है। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके उनके सामने फेंकते हुए बोली, शुभम, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और अपने पापा से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लीजिए। यह सुनकर शुभम घबरा गया और बोला, नहीं नहीं जान, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सुबह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वह सौम्या के पिताजी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में खड़ा है। उनके बिजनेस में पार्टनर होने की वजह से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और यह सारी शानो शौकत सौम्या के पिता
की वजह से ही है। अगर सौम्या मायके चली गई और उसके पिताजी मुझसे नाराज हो गए तो मेरा तो ऐशो आराम ही छीन जाएगा। यही सब सोचकर शुभम दरवाजे पर पड़े हुए बैग उठाकर माँ के हाथों में देते हुए बोला, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सौम्या ने क्या कहा है जो अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो? निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से। तभी अर्चना जी की बड़ी बेटी मानसी, जिसकी उम्र 19 बरस थी, वह बोली, भैया आप माँ से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पर इतना गुमान था, लेकिन आज आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप लोग हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुमसे हम सबकी बड़ी ही उम्मीदें थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? तभी चिल्लाती हुई सौम्या बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेते, पर पूरी पलटन साथ में लेकर चलती हैं तुम्हारी माँ। अब 3 बेटियों को रखना हमारे बस की बात नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुम लोगों को अपने घर में रखेंगे। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे पापा का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ मेरा और मेरे पति का हक है। दरअसल सौम्या को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति शुभम अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल ना जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह के खर्चे उठाने के लिए तैयार ना हो जाए। इसलिए सौम्या ने पहले ही यह प्लान बना लिया कि माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है और शुभम को भी अपनी माँ और बहनों से पैसा और शान शौकत ज़्यादा प्यारा था। वह अपनी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहनों को छोड़ सकता था। थोड़ा बहुत शुभम अगर माँ की तरफ खींचता भी तो सौम्या उसे अपने पापा की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि शुभम को पैसे ज़्यादा प्यारे हैं और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह अपनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ने वाला है। यह सब सोचते हुए वह फिर से बोली, माँ जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। तभी बड़ी बेटी मानसी फिर से बोली, भाभी, अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे, गुरूर तो देखो। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कहीं की महारानी हो या नहीं, लेकिन आपकी फालतू की बातें हम नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी तब तक हमने बहुत कुछ सहन किया था। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों माँ बेटियां ही करती थी, कुछ फोकट में नहीं खिलाती थी तुम हमें अपने घर में। अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें काम वाली रखनी पड़ेगी, तब तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन अकड़ देखो 7वें आसमान पर है। भाभी, अकड़ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। तभी अर्चना जी बेटी को शांत कराते हुए बोली, बेटा शांत हो जा। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा, इसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा भी पराया हो गया है, तो अब यहाँ रहकर हम करेंगे क्या? बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते अर्चना जी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हें जिस पैसों का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ देंगी। वह भी कामयाबी के मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। अर्चना जी की बात सुनकर बहू हंसने लगी और
बोली, हाँ हाँ, क्या आता है तुम्हारी बेटियों को झाड़ू पोछा करने के सिवा? तो उन्हें कुछ आता नहीं है। किसी के घर में जाकर बस यही कर सकती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। चलो मेरी बराबरी करने। कहते हुए सौम्या ने अर्चना जी को उनकी बेटियों को धक्का दे दिया और बोली, पलट कर दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। अर्चना जी की बेटे की तरफ बड़ी आस देख रही थी, पर बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला गया। बेटे का व्यवहार अर्चना जी को खाया जा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। तीनों बेटियों को लेकर अर्चना जी वहां से जल्दी और थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी सबसे छोटी बेटी पूजा रोने लगी और बोली, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या हमें इसी पेड़ के नीचे रहना होगा? बेटी की बात सुनकर अर्चना जी ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और हिम्मत देते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना घर भी होगा। हम भी अपने घर में शान से रहेंगे, सारी सुख सुविधा होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास भी। बस कुछ दिनों की मुसीबत है और हमें इसे पार करना है। सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आता है। बेटा भी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भैया ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन यह समय भी बीत जाएगा और एक दिन देखना हमारा समय भी आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को अर्चना जी हिम्मत दे रही थी। अर्चना जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बेटी मानसी भी बड़ी ही हिम्मत वाली थी। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब से भैया के पास शहर में आए हैं तब से भैया हमें कहीं लेकर भी नहीं गए जिससे शहर में हमारी कोई जान पहचान हो। पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। अर्चना जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। अर्चना जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करने लगी और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी कि आज तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है तो किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दे सकता। 1-2 दिन तो अर्चना जी मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल गई, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से बोली कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ी बेटी मानसी ने कहा। तो अर्चना जी ने अपने गले से सोने के लॉकेट को उतारते हुए मानसी को देते हुए बोली कि बेटा, हम इन सोने के लॉकेट को बेच देंगे, पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठानी उन्हें दिखाई दिए। अर्चना जी उनके पास गईं और हाथ जोड़कर बोलने लगी, आप मुझे बड़े ही अमीर व्यक्ति जरूर लग रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे सोने का लॉकेट ले लीजिए, खरे सोने का है, चाहें तो आप इनको चेक भी करवा सकते हैं और इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे वह मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वह सेठानी बहुत ही भोले लोग थे। वह कहने लगे, तुम सोने का लॉकेट क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते अर्चना जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? सेठानी ने पूछा तो अर्चना जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी तीनों बेटियों की तरफ इशारा किया।
सेठ जी पूछने लगे कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्चा चलेगा। मैं फल का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ फल बेचूँगी। नहीं, अर्चना जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी? वह सोने का लॉकेट खरीदने के लिए तैयार हो गए और उसके बदले में उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आए तो देखते हैं कि अर्चना जी ने मंदिर के पास ही एक फल का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर सभी ताजे फल रखे थे। अपनी बेटियों के साथ फल बेच रही थी। अर्चना जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास गए। उन्हें देखते ही अर्चना जी बोली, अरे साहब, बताओ आपको क्या फल चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, हम आपको ऐसे ही फल दे देंगे। नहीं नहीं, हम फल लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो आपकी बेटियों के साथ मेरे घर में जाकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले ही रहते हैं। हमारी कोई संतान भी नहीं है। शादी को पूरे 40 साल हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है और ना ही कोई अपना है। तुम्हें हमारी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहें। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फ्री में नहीं रह सकती। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो हम आपके घर में ज़रूर आकर रहेंगे। यह सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए कि सच में अर्चना जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी हैं। हमारा बावर्ची काम छोड़कर चला गया है। अगर तुम खाना बनाने का और साफ सफाई करने का काम कर सकती हो तो मेरे घर में जाकर रह सकती हो। बहुत सोचने विचारने के बाद अर्चना जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करने लगी तो उनकी बेटी मानसी बोली कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर पर ही चलते हैं। बेटियों से बात करके अर्चना जी ने सेठ जी से बोल दिया कि ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर ज़रूर आ जाएंगे। आप पता बता देना हमें कहाँ आना होगा। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे। इतना कहकर सेठ सेठानी अपने घर चले गए। उनके जाते ही अर्चना जी के बेटे बहू मंदिर में आए। तभी उनकी नज़र अर्चना जी और उनके ठेले पर गई। फल बेचते देखा। पहले तो उनकी बहू सौम्या ठहाका लगाकर हंसने लगी, फिर कहने लगी, मैंने कहा था ना कि माँ बेटी की यही औकात है, या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करेंगी या बर्तन धुलेंगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर फल बेचने पड़ेंगे। और क्या तुम्हें यही शहर मिला था फल बेचने के लिए? कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे फल का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैं गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दिया और सारी संपत्ति तुम्हें दे दिया। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल जाएगा, यह पता नहीं था। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होता तो हम वह लोग वहीं चले जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। जितना आज तुम मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बना रहे हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी में मेरी बेटियां खड़ी होकर दिखाएंगी। तभी बहू फिर से हंसते हुए कहने लगी, क्यों मजाक करती हो बुढ़िया? फल का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी
करेंगी? हटाओ यहाँ से फल का ठेला, कहते हुए बहू ने सारे फल फेंक दिए। बेटा पास में खड़ा सब कुछ देख रहा था पर कुछ नहीं बोला। फल फेंककर दोनों बेटे बहू कार में बैठकर अपने घर चले गए। आज अर्चना जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सबके दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी कि बस किसी भी तरह से पूरे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को उनकी औकात दिखानी है, फिर चाहे उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम तीनों बहनें मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। माँ तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास अर्चना जी अपनी बेटियों के साथ बैठी थी कि तभी सेठ सेठानी अपनी कार लेकर उन्हें लेने के लिए आ गए। पहले सबने भगवान के दर्शन किए और फिर चारों माँ बेटी सेठ सेठानी के साथ कार में बैठकर उनके घर आ गईं। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर में बावर्ची का था। अर्चना जी अपनी तीनों बेटियों के साथ इस पोर्शन में रहने लगी। एक दिन सेठानी वहां आई तो उन्होंने देखा कि अर्चना जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का काम निपटाने के बाद कुछ पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन हल्का कर लेते हैं। क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक है? तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम तीनों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर वह एक बार भी मना नहीं कर पाई। जल्दी सेठ सेठानी ने उनका एडमिशन करवा दिया। घर के सारे काम धाम करने के बाद अर्चना जी की तीनों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती। मानसी का LLB करने का सपना था और जल्दी उसने अपने इस सपने को पूरा कर दिया। दूसरे नंबर की बेटी राधिका भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन गई और सबसे छोटी बेटी पूजा अभी UPSC की तैयारी कर रही थी। इसी तरह 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में अर्चना जी की जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और उधर उनके बेटे और बहू की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी बहू के पिताजी, जिनके बिजनेस में उनका बेटा शुभम पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, जिससे सारा बिजनेस का भार शुभम के कंधों पर आ गया। शुभम बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाना नहीं आता था और ना ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वो अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसके बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिक गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इधर उधर भटकते हुए काम ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसकी नज़र अपनी बहन मानसी पर पड़ी, जो एक कार में बैठकर जा रही थी। वह अपनी बाइक से मानसी का पीछा करने लगा और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। मानसी कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई, पर उसका भाई शुभम वहीं खड़ा उसे घर को देखता ही रह गया और दबे पांव वापस अपने घर चला आ गया। जाते ही सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सौम्या को सारी बात बताई कि उसकी माँ और तीनों बहनें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। आज उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यह सुनते ही सौम्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वह शुभम से
कहने लगी कि तुम जाओ और अपनी माँ से मदद मांगो। तुम तो उनके बेटे हो तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। इसलिए जाओ और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से खरीदने के लिए उनके आगे हाथ फैलाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सौम्या? पहले तो हमने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, अब किस मुंह से उनके पास जाऊंगा? क्यों? आज तुम्हारी माँ के पास इतना सारा पैसा है तो क्या वह अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो जरूर तुम्हारी मदद कर देंगी। उनका दिल पिघल जाएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ उस बुढ़िया के बंगले गाड़ी। कहते हुए सौम्या अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से चल दी। शुभम ने अपनी माँ के घर के सामने जाकर बाइक रोक दिया और सौम्या को घर दिखाते हुए बोला कि यही माँ का घर है। इतना बड़ा घर और गाड़ी देखकर सौम्या कहने लगी कि उस फल बेचने वाली बुढ़िया ने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? जरूर इन लोगों की मदद किसी ने की होगी, वरना इन लोगों के पास तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। तभी शुभम बोला कि अब अंदर भी चलोगी या यहीं पर खड़ी होकर इस घर को ही देखती रहोगी? हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन क्या बोलना है उस बात का ध्यान रखना। अगर झूठे आंसू बहाने पड़े तो वह भी बहा देना। कहते हुए दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए घर की डोर बेल बजाई तो अंदर से अर्चना जी ने आकर दरवाज़ा खोला। अपने सामने अर्चना जी को देखकर बेटे और बहू दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि अर्चना जी जब उनके पास रहती थी तो एकदम सी दुबली पतली थी और सूती सी साड़ी पहने रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहन रखी थी और शरीर से भी हट्टी कट्टी लग रही थी। गले में मोटी सी सोने की चैन पहन रखी थी, हाथ में घड़ी बांधी थी। बेटे बहू को देखते ही अर्चना जी ने कहा कि बोलो कैसे आना हुआ? तभी दोनों बेटे बहू अर्चना जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, प्लीज़ माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। घड़ियाली आंसू निकालते हुए सौम्या बोली, हाँ माँ जी माफ़ कर दो अपने बेटे बहू को, देखो कितने परेशान हैं हम लोग। तभी अंदर से आते हुए मानसी ने कहा, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था तब हम भी तो परेशान ही थे। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया वह तुम्हारा पैसा और घमंड जो हमारे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो? तभी अर्चना जी कहने लगी, क्यों बेटा, तुमने जब हमको घर से निकाला था तब मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर खड़ी होकर दिखाएंगी और आज देखो मेरी तीनों बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो आज पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। जब लोग कहते हैं कि देखो अर्चना जी की एक बेटी वकील बन गई, एक पुलिस अफसर बन गई और एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान हैं। यह सुनकर सौम्या आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा बुढ़िया, तभी तेरे अंदर इतना घमंड आ गया। पर देखना आगे कुछ बोलती इससे पहले ही शुभम ने उसको रोक दिया और अर्चना जी से कहने लगा, माँ वह तीनों आपकी बेटियां हैं तो हम भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या आप मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? कौन सी मदद?
तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा होता कि मुझे एक बेटी और हो जाती। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा जिसे पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। तुमने कभी बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया और मुझे बेटे का ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दें तो गिनतियां करते रह जाओगे। एक माँ का फल बेचना भी तुम्हें गंवारा नहीं लगा। कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएंगी। बाहर 3 बेटियों को लेकर अनजान शहर में कहाँ जाएंगी। इसलिए मुझे अब किसी तरह की उम्मीद मत रखना। यह सुनकर सौम्या और शुभम दोनों हैरान रह गए कि माँ तो एकदम से बदल गई। उन्हें तो अपने बेटे और बहू से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वह तो सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब रखेंगी। उन्होंने लाख मनाने की कोशिश की लेकिन अर्चना जी नहीं मानी और उन्हें हिदायत दे दी कि अगर तुम मेरे घर से नहीं निकले तो हमें वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालवाना पड़ेगा। यह सुनकर सौम्या और शुभम वहाँ से जाने को मजबूर हो गए। अब वह इधर उधर दर दर भटक रहे थे क्योंकि ना तो उनके पास उनका बिजनेस था ना ही उनके पास पैसे बचे थे, क्योंकि उनके पास जब पैसे थे तब वह खूब खर्च करते थे। उन्होंने बचत करना तो सीखा ही नहीं था ताकि वह अपने बुरे समय में काम ले सकें। तो दोस्तों, अर्चना जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।